नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 9th का एचपी बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर है इंग्लिश का 2025-26 के लिए पेपर रहेगा और 80 मार्क्स का ये रहता है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है 16 एमसीक्यू है, उसके बाद पैसेज है, ठीक है, 3-4 पैसेज है और स्टैंजा है। तो उन सबको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो पहले एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वर्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स। तो इसका हो जाएगा फ्यूचर वर्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। तो ये द फन दे हैड आपका जो चैप्टर है उससे आया है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा फ्यूचर वर्ड, ठीक है, वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। नेक्स्ट है सेकंड, इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज। तो आइंस्टीन के बारे में बोला गया कि उनको कौन से सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये आइंस्टीन जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तो फिजिक्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू पोइट्स माइंड रिपीटेडली इन द पोइम रेन ऑन द रूफ। तो रेन ऑन द रूफ है, तो पोइट के माइंड में कौन सी याद आती है। तो इसका हो जाएगा हिज मदर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बर्ड डिड सेंट कर्स चेंज द वोमन इनटू। विच बर्ड। तो सेंट कर्स जो सेंट थे वहां पर, उन्होंने कर्स का मतलब होता है श्राप। जो संत का यानी सेंट का जो श्राप था उसने वो मैन को किस में चेंज किया। तो इसका हो जाएगा अ वुड पैकर, ठीक है। वुड पैकर इस पक्षी है, उसका नाम उसमें चेंज किया, ठीक है, वुड पैकर में। फिफ्थ है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू एज दे पास्ड बाय द मस्टर्ड फील्ड। सरसों का खेत, मस्टर्ड फील्ड का मतलब है सरसों का खेत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज as one of them settled down to rest there, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, व्हाई डज ईश्वर यूज ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज इन हिज स्टोरी डायरेक्शन। जैसे वो स्टोरी सुना रहा था वो सरप्राइज दे रहा था उसमें, ठीक है, ड्रामे की तरह बता रहा था उसको और सस्पेंस दे रहा था उसमें, ठीक है, स्टोरी में। तो क्यों दे रहा था। तो इसका एक ही रीजन होता है कि टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिसनर, जो सुन रहे ताकि वो उस पर ध्यान दे, ठीक है, इसलिए वो इसको आकर्षक तरीके से बता रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाई डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द सफायर टू अ यंग राइटर एंड द मैच गर्ल। तो इसका हो जाएगा टू हेल्प देम, ठीक है। तो आपने हैप्पी प्रिंस वाली स्टोरी पढ़ी होगी, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो उसने सफायर क्यों भेजे थे यंग राइटर को भी और मैच गर्ल को भी, ताकि वो हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ, व्हाट वाज जैन डूइंग व्हेन फायर ब्रोक आउट। जब आग लगी थी तो उस टाइम जैन क्या कर रहा था। तो इसका हो जाएगा वाज डूइंग हिज होमवर्क, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ, आई टेल यू सर आई हैव रीड किंग लियर। तो इसमें इसको आपने पंक्चुएटेड फॉर्म में लिखा था, मतलब प्रॉपर इसमें कॉमा वगैरह लगाने थे। तो ये आपको सारे सेम लग रहे होंगे, पर इसमें ऐसा होगा, देखो जैसे आप नरेशन लिखते हो डायरेक्ट स्पीच, तो उसमें देखो कॉमा लगते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आई टेल यू, यू के बाद कॉमा, उसके बाद जो ये यहाँ पर सर है, देखो इन्वर्टेड कॉमा आ गया। देखो सर जो है इसमें एस बड़ा रहेगा, सर के बाद कॉमा आएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमन था ऊपर, और आई भी बड़ा रहेगा, आई हैव रीड किंग लियर, ठीक है। बाकी भी ऐसे लग रहे हैं आपको, पर कईयों में सर का एस छोटा है, ठीक है, कईयों में इन्होंने कॉमन लगाया है। तो इसका जो आंसर देखो, यहाँ पे डी में इन्होंने कॉमन लगाया सर के बाद, यहाँ पे इन्होंने एस ही छोटा रखा है सर का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर में भी कैपिटल में आएगा एस और आई में भी, और सर के बाद कॉमा भी लगेगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टेंथ, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन आपने यूज करना है, प्लीज लुक डैश दिस वर्ड इन डिक्शनरी। तो ऑन है, एट है, अप है और फॉर है। तो इसका हो जाएगा अप, ठीक है। अब इनकी बात करें ऑन, तो यहाँ पे ऑन की तो सेंस तो नहीं बनती है। देखो लुक एट होता है देखना कहीं पर, देखो लुक एट का मतलब देखना, और लुक फॉर का भी सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। बट कोई फिजिकली कोई चीज है आप ढूंढ रहे हो किसी कमरे में या कहीं पर, तो लुक फॉर यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात है यहाँ पे वर्ड की हो रही है, वो जो डिक्शनरी के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होता है, हमेशा बुक के अंदर हो कोई वर्ड,
ढूंढ रहे हो आप कोई, तो लिखा हुआ ढूंढ रहे हो तो लुक अप यूज होता है, ठीक है। तो 10th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11th है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। आई डैश माई होमवर्क, तो इसका हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड। देखो आई फिनिश का मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई फिनिश, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर देता हूँ, तो इसकी तो कोई सेंस या करता हूँ, तो इसकी तो कोई सेंस नहीं बनी यहाँ पे। तो आई वॉज फिनिश्ड, वॉज तो लग नहीं सकता, ठीक है। और एम फिनिश, आई एम फिनिश माई वर्क, ये होमवर्क, तो ये भी यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, ये भी टेंस नहीं बनना है यहाँ पे। अब देखो आई हैव, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँ, आई हैव, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट है 12th, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कनेक्टर। मैन विल रीप डैश दे सो। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है, इसका आप ये नहीं देख सकते कि यहाँ पे वेन लगेगा, सिन लगेगा। जो प्रोवर्ब में है ना, प्रोवर्ब में यानी मुहावरे टाइप जो होते हैं वो तो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। मैन विल रीप एज ये कहावत पूरी क्या है, मैन विल रीप एज दे सो, मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे, इस कहावत का मतलब होता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। तो मैन विल रीप एज दे सो, तो एज आ जाएगा यहाँ पे, ये फिक्स है, ये इसमें नहीं आ सकता व्हेन, व्हाट या सिंस, इसमें कोई ऐसा टेंस का रूल लगना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल वर्ब। इसमें मॉडल वर्ब बतानी आपको, वॉक स्लोली लेस्ट यू डैश फॉल, तो इसका हो जाएगा शुड आएगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। देखो वॉक स्लोली, धीरे चलो, लेस्ट का मतलब होता है ताकि तुम गिरो ना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब वार्निंग वगैरह दी जाती ना, तो वार्निंग दी जाती है या कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे उस केस में जो मॉडल यूज होता है तो वो शुड यूज होता है। एक वार्निंग है लेस्ट जो है, ठीक है। वॉक स्लोली ताकि तुम गिरो ना, ताकि ये वर्ड जो यूज किया यहाँ पे ये वार्निंग है एक, ठीक है, ताकि तुम ना गिरो। तो जब वार्निंग वगैरह दी जाती है तो शुड यूज होता है, ठीक है। तो यू वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ही सेज आई एम गोइंग टू आगरा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब देखो एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है इसको, ठीक है। ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आप इसमें ध्यान देना, इसमें देखो जब रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में, मतलब से वगैरह हो लगा हुआ, से या सेज, तो प्रेजेंट टेंस में, तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होती। चेंज तो होती है बस सब्जेक्ट वगैरह चेंज हो सकता है और वर्ब चेंज हो सकती है, पर टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। आई एम गोइंग टू आगरा, तो आगरा जो है ये प्रेजेंट, आई एम गोइंग टू आगरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। बट आई किस में चेंज हो जाएगा, इज में। ही और ही इज, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। तो ही सेज दैट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। सेज का भी सेज ही रहेगा। और ये देखो टेंस चेंज नहीं हो, उसका पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूस था, अब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बस ही लग गया ना, देखो आई ही में चेंज हो जाएगा, और ही के अब साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द प्रॉपर नॉन फाइनाइट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रॉपर देखो नॉन फाइनाइट हो गया, जेरेंड हो गया, ये आपने देख लेना है, ये क्वेश्चन आता है 10th में भी आता है। तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे लाइक है, यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं जिसके बाद टू लगता है, और कुछ वर्ड होते हैं जिसके बाद आईएनजी लगता है, जो वर्ड आता है, ठीक है। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ टू भी लग सकता है और आईएनजी भी लग सकता है। जो लाइक वर्ड है इसके साथ टू भी लग सकता है और आईएनजी भी, तो इनमें से आता है आंसर। तो दोनों ये आंसर है, क्योंकि लाइक वर्ड के बाद आईएनजी भी आता है और टू भी आता है, तो यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं। पर अगर आपको एक चूज करना है तो आपको सी चूज करना चाहिए, ये ज्यादा फॉर्मूला यहाँ पे। आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जेरेंड, नॉन फाइनाइट वगैरह, ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। किस वर्ड के बाद आईएनजी आता है, किस वर्ड के बाद टू आता है, तो अगर नहीं पता है तो सीख ले, थोड़ा बहुत, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। समझ ले इस कॉन्सेप्ट को।
कौन सा वर्ड है जिनके बाद आईएनजी आता, कौन सा वर्ड है जिनके बाद टू आता। अब नेक्स्ट है, देखो दोनों हो सकते हैं वैसे इसका आंसर तो आप, बट सी मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है, तो एक तो चूज करना ही है आपको। अब नेक्स्ट है 16वां, द थीफ सॉ द पुलिस एंड रैन अवे। ट्रांसफॉर्म द दिस, देखो ट्रांसफॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा टफ है, इसको सिंपल सेंटेंस में बोलना है। तो देखो क्वेश्चन है, द थीफ सॉ द पुलिस एंड रैन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो इसका हो जाएगा सिंपल, अगर देखें तो ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी में, ये अनसीन पैसेज रहेगा, मतलब जो बुक से नहीं आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज है और 3 में भी पैसेज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2 2 4 1 5 2 7 1 8 और 2 10 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर का है। ठीक है, तो मतलब 10 और 7 17, तो आपके नंबर तो इसी में ही आ गए। ठीक है, आगे भी पैसेज है और बुक से भी। ठीक है, तो 17 नंबर ये फ्री के नंबर है, तो मतलब इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत आसान है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपको इससे छांट कर आंसर करना है। तो इसमें इसको पढ़ना है अपने ढंग से। तो अब देखिए फर्स्ट है, व्हाट डू ट्रीज गिव अस। ट्री हमारे को क्या देते हैं, तो आपको पता है, देखो ट्री यहाँ पे लिखा है साहब, ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, दे प्रोड्यूस फ्रूट, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो शॉर्ट में, ट्रीज गिव अस शेड एंड फ्रूट। क्या क्या देते हैं ट्रीज हमारे को, शेड और फ्रूट देते हैं। शेड मतलब छाया। ठीक है, नेक्स्ट है, टू होम इज द करेक्टर ऑफ अ गुड मैन कंपेयर्ड। तो किसके साथ एक अच्छे आदमी का करेक्टर किसके साथ कंपेयर किया गया है, देखो साफ लिखा है यहाँ पे, यहां से हो जाएगा इसका आंसर, द करेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज। आपने यहां तक लिखना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यहां से जैसे मैंने लिखा, द करेक्टर ऑफ गुड मैन इज कंपेयर्ड टू ट्रीज। अच्छे आदमी की तुलना किसके साथ की गई है, ट्रीज के साथ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, हु डोंट लूज देयर क्वालिटीज इवन बाय लूजिंग देयर लीव्स। देखो इसमें बोला है कि हु डोंट लूज देयर क्वालिटीज इवन बाय लूजिंग देयर लीव्स, मतलब ऐसा कौन है अगर उसकी लाइफ भी खत्म हो जाए, मतलब जिंदगी भी खत्म हो जाए, मर जाए, फिर भी उसकी क्वालिटी खत्म नहीं होती है। ठीक है, क्वालिटी वो अपनी नहीं खोता है। तो इसका साफ आंसर लिखा है यहां पे, यहां से देखो, नोबल पीपल डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन बाय लूजिंग देयर लीव्स। तो ये उसका हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक है, तो इसका तो मैंने यहाँ पे लिखा है पेज में, क्योंकि साफ आंसर इसका दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, नोबल से लेकर लीव्स तक। नोबल का मतलब होता है महान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मर भी जाए फिर भी उनकी क्वालिटी खत्म नहीं होती, क्वालिटी उनकी फिर भी याद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है डी, व्हेन इज लाइफ अनप्रॉफिटेबल टू मैन। ठीक है, तो लाइफ जो है अनप्रॉफिटेबल का मतलब है, देखो प्रॉफिटेबल होता है लाभदायक, तो उसका उल्टा हो गया मतलब बेकार। ठीक है, लाभदायक का उल्टा बेकार हो गया। तो देखो इसमें इसका भी आंसर, तो कब आदमी की लाइफ अनप्रॉफिटेबल होती है, मतलब कब बेकार होती है, तो इसका भी आंसर साफ लिखा है, लाइफ इटसेल्फ इज अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर। ठीक है, तो लाइफ से लेकर इटसेल्फ आप काट सकते हो। ठीक है, इटसेल्फ आप यहां से काट सकते हो, अगर काटा है, नहीं काटा है तब भी कोई बात है। ठीक है, लाइफ इज अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर। तो इसका क्या मतलब हुआ, लाइफ क्या होती है, अनप्रॉफिटेबल होती है, मतलब बेकार होती है अगर वो इंसान दूसरों के लिए ना जिए, डज नॉट लिव फॉर अदर। ठीक है, मतलब दूसरों के लाभ के लिए वो, अनप्रॉफिटेबल का मतलब है
मतलब वो दूसरों के लाभ के लिए नहीं ना जिए तो उसकी लाइफ क्या है, बेकार है। ठीक है, उसकी लाइफ लाभदायक नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका ई का आंसर, यहां से लेकर लाइफ से लेकर अदर तक। ठीक है, नेक्स्ट है ई, ये डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी का आंसर हो जाएगा ये, डी का चौथे का ना। अब ई है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ इट इज इफ यू लिव लाइफ फॉर द सेक ऑफ लिविंग योर ओन लाइफ। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी लाइफ है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज, अगर आप इफ यू लिव लाइफ फॉर सेक ऑफ लिविंग योर ओन लाइफ, अगर आप लाइफ बस अपने लिए जीते हो, अपने लाभ के लिए जीते हो, तो ये कैसी लाइफ है। तो इस बारे में भी साफ लिखा है, टू लिव फॉर सेक ऑफ लिविंग, सो लिविंग one's life is to live a one's life is to live a worthless life, मतलब अपने लाभ के लिए जीना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अपने लाभ के लिए जी रहा वो सबसे बेकार लाइफ है। तो यार टू लिव से आप इसका स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे लाइफ तक इसका आंसर चलेगा, बिल्कुल एज इट इज लिखा है आपने, कोई आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से साफ आंसर इसके बुक इसमें पैसेज में मिल रहे थे तो लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब एफ है यहाँ पे, फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड दैट मीन द सेम एज फॉलोइंग। तो इनके मीनिंग बताने हमारे को, देखो इसमें पैसेज से ढूंढना है। यहाँ पे दिया है दैट इज सब्जेक्टेड टू डीके, डीके होना मतलब, डीके का मतलब है खत्म होना। ठीक है, या कोई खत्म हो रहा है डीके, तो डीके का मतलब है यहाँ पे पैसेज में देखे तो पेरिशेबल। ठीक है, पेरिशेबल इसका आंसर हो जाएगा, पेरिशेबल बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो खत्म होने वाली है या खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है तो। ठीक है, तो पेरिशेबल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर। अब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे सीधा लिखा है बेनिफिट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेनिफिट, प्रॉफिट का बेनिफिट हो जाएगा और डीके का पेरिशेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये पैसेज हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट पैसेज है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये हॉस्टल से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। इसमें देखिए फर्स्ट है, व्हाट रोल डज अ गुड हॉस्टल प्ले इन एजुकेशन। एक अच्छा हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल आपको पता है, ठीक है, जो छात्रों को रहने के लिए कुछ स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में छात्रों को रहने के लिए सुविधा होती है। ठीक है, तो कॉलेज की होते हैं वो हॉस्टल वगैरह या फिर स्कूल के। तो अब देखिए व्हाट रोल डज अ गुड हॉस्टल प्ले इन एजुकेशन। जो अच्छा हॉस्टल है वो एजुकेशन में कैसे अच्छा रोल, मतलब कैसे क्या रोल वो प्ले करता है। ठीक है, जो अच्छा हॉस्टल है, तो इसमें इसका देखिए अगर आंसर, तो यहां से लिख सकते हैं, अ गुड हॉस्टल plays a very important role in education by supplying the right conditions for the development of by supplying the right condition for the development of the whole personality of individual child। तो आप इसका आंसर चाइल्ड तक लिखना है आपने, अ गुड हॉस्टल से। ठीक है, अगर गुड हॉस्टल से नहीं लिखा है ये तो एक्चुअल में क्वेश्चन ही है। ठीक है, यहाँ तक तो आप बाय सप्लाइंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाइल्ड तक आपने लिखा है, इतना लिखना है आगे मैन तक। ठीक है, इतना काफी है, चाइल्ड तक की आपने लिखना है। ठीक है, अ गुड हॉस्टल से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का, यानी फर्स्ट का, चाइल्ड तक। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या फंक्शन है, मतलब क्या कार्य है एजुकेशन का। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में भी साफ लिखा है इन्होंने। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन का लिखा है इसमें, देखो, it is the function and concern of education to develop those latent qualities in the child and to transform his original nature into human nature। ठीक है, तो इसका आपने यहां से लिखा है फंक्शन एंड कंसर्न। कंसर्न आप हटा भी सकते हो, इन्होंने फंक्शन की बात की ना, लिखना है तो लिख भी लग सकते हो आप इसमें। ठीक है, फंक्शन एंड कंसर्न ऑफ एजुकेशन टू डेवलप those latent qualities in the child and to transform his original nature into human nature। तो देखो मतलब एजुकेशन का जो काम है, क्वालिटीज डेवलप करना है चाइल्ड में, और जो उसका मतलब उसका नेचर जो है, ऐसा नेचर बनाना है। देखो, ट्रांसफॉर्म
हिज ओरिजिनल नेचर इनटू ह्यूमन नेचर। तो एजुकेशन का काम है कि इंसान को जानवर से इंसान बनाना, ठीक है। नहीं तो एजुकेशन ना हो तो इंसान मतलब इंसान होके वो जानवर की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है, या मतलब मूर्ख की तरह। तो एजुकेशन का काम है कि वो उसके अंदर इंसानियत पैदा हो, ठीक है। तो यहां तक इसका आंसर आपने लिखा है, साफ लिखा है नेचर तक, ठीक है। फंक्शन से स्टार्ट करना है, ये हो जाएगा बी का, ठीक है। अब सी का है, हाउ कैन दिस फंक्शन बी अचीव्ड। इस फंक्शन को कैसे अचीव्ड किया जा सकता है, मतलब जो ये हमारे को ट्रांसफॉर्म करना है, इसका मतलब नेचर अच्छा करना है चाइल्ड का, तो वो तो इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, मतलब कैसे कार्य हो सकता है। तो इसका साफ लिखा है यहाँ से, देखो आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, सी का हो जाएगा यहाँ से, सी का, ये बी का, ये सी का। दिस फंक्शन ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द चाइल्ड अ डिसेंट हॉस्टल विच वुड हेल्प हिम टू डेवलप सच क्वालिटी एज आर डिजायरेबल एंड कब दोज विच आर अनडिजायरेबल। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये कहां तक करना है, हॉस्टल तक, ठीक है। दिस फंक्शन ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द चाइल्ड अ डिसेंट हॉस्टल। अगर उसको अच्छा हॉस्टल उसको प्रोवाइड किया जाए तो ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप की जा सकती है, ये फंक्शन अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक हॉस्टल तक हो जाएगा, दिस से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये सी का हो जाएगा। अब डी है, व्हाट क्वालिटीज डज अ गुड हॉस्टल डेवलप इन अ चाइल्ड। जो एक अच्छा हॉस्टल होता है वो क्या क्वालिटी डेवलप करता है चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर। तो इसमें लिखा है, जो साफ लिखा है हॉस्टल के बारे में, इट डेवलप, हॉस्टल को यूज किया इट, तो इट डेवलप सच क्वालिटीज एज टॉलरेशन, सहनशीलता, सिंपथी और कोऑपरेशन, मॉरल करेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब सहानुभूति, सिंपथी, और यहाँ पे कोऑपरेशन सहयोग, और मॉरल करेज हो गया नैतिक साहस, एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पता है, ठीक है, लचीलापन। तो ये सारी क्वालिटी हॉस्टल डेवलप करता है, ठीक है। तो इट की आप इट भी लिख सकते हो, या आप इट की जगह पे हॉस्टल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इट डेवलप सच क्वालिटीज एज टॉलरेशन, सिंपथी, कोऑपरेशन। तो यहां तक आप फ्लेक्सिबिलिटी तक आपने लिखना है इसका, डी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है ई, जो है द ऑपोजिट ऑफ वर्ड डिजायरेबल इज। तो इसके इन्होंने एमसीक्यू दी है। डिजायरेबल होता है मतलब आपने किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये पैसेज में दिया है अनडिजायरेबल, ठीक है, जो कि यहां पे दिया है, ऑपोजिट बोला है ना। अब एफ है, द वर्ड पोटेंशियलिटीज मीन द सेम एज। देखो यहाँ पे वर्ड जो है पोटेंशियलिटीज, तो इसका मतलब होता है, मतलब जो आपके अंदर जो क्षमता है, योग्यता है, तो इसका मतलब सेम हो जाएगा एबिलिटीज की तरह, ठीक है। एबिलिटीज का मतलब भी वही होता है, तो इसका एबिलिटीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द वर्ड ग्रेटली इज। ग्रेटली क्या है, एक वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ग्रेटली जो है, जिसमें ज्यादातर वर्ड ऐसे होता है जिनमें वाई आता है लास्ट में, वो क्या होते हैं, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैसेज भी हमारा खत्म होता है। अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें कि एसे और एप्लीकेशन वगैरह, इनकी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम फिर से पैसेज देख लेते हैं। तो सेक्शन डी में लिटरेचर से जो पैसेज है, मतलब बुक से जो पैसेज है, इसमें आपको दो ऑप्शन है, इनमें से आपने एक चूज करना है। तो ये भी आसान होता है क्योंकि आपको देखकर आंसर करना है। तो अगर तो आपको स्टोरी पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी पता है फिर भी ये सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। तो केजिया वाला जो चैप्टर है, तो वो जो लड़की है केजिया, वो बहुत डरती है अपने फादर से, ठीक है। तो क्यों वो डरती थी, इस बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। तो वो इसलिए डरती थी कि उसके फादर जो थे वो बहुत टॉल थे, स्टर्न, स्टर्न मतलब कठोर थे, कमांडिंग। वेन एवर ही केम होम शी वुड हियर द लाउड साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप। जब वो घर में आते तो उसको आवाज सुनाई देती थी, उनके पैरों को चलने की आवाज।
जिससे वो डर जाते थे, ठीक है। एंड हर बॉडी वुड स्टिफन विद फियर, ठीक है। तो वो बहुत डर जाती थी वो, ठीक है। उसकी बॉडी जो है वो, स्टीफन का मतलब है कि मतलब एकदम से खड़े हो जाना, चुप, डर के मारे चुप हो जाना एकदम, बिल्कुल मतलब कुछ ना बोले पर्सन। तो ये मतलब होता है स्टीफन का। तो अब इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, केजे वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही लुक्ड टॉल, स्टर्न एंड कमांडिंग, एंड ही नेवर स्पोक काइंडली टू हर। और उसके जो पापा थे वो उससे अच्छे से बात भी नहीं करते थे, ये भी इसका रीजन था, ठीक है। तो आप ये रीजन लिख सकते हो इसमें। अगर ये नहीं भी लिखा लास्ट वाला, ही नेवर स्पोक काइंडली टू हर, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इससे लिखा ना पूरा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसका, ही अपीयर्ड से यहाँ तक, ठीक है, फुट स्टेप तक अगर आपने करना तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैंने बनाया इसका, ठीक है। अब सेकंड है, व्हाट वाज केजियाज फर्स्ट रिएक्शन व्हेन शी हर्ड द फादर्स फुटस्टेप। तो उसका पहला रिएक्शन क्या था जब उसने अपने फादर के फुटस्टेप मतलब पैरों की आवाज सुनी, जब, ठीक है, पैरों के चलने की आवाज सुनी। देखो यहाँ पे लिखा है, ही केम होम, शी वुड हियर द लाउड साउंड ऑफ फुटस्टेप एंड हर बॉडी वुड स्टीफन विद फियर। तो इसका क्या हो जाएगा, हर बॉडी वुड स्टीफन विद फियर, ठीक है। तो अब इसमें वुड लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपने यहां से लिखा है तो आपने वुड हटा रहा है, हर बॉडी स्टीफन विद फियर। तो इसका देखो, केजियाज फर्स्ट रिएक्शन when she heard her father's footstep was that her body stiffened with fear। तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है, इससे लिखा है मैंने, तो बस मैंने ये लाइन जो जोड़ी ना, ये क्वेश्चन ही है एक हिसाब से। देखो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज केजियाज फर्स्ट रिएक्शन। तो मैंने ये जो लिखा है, केजियाज फर्स्ट रिएक्शन व्हेन शी हर्ड, देखो ये क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ तक, तो ठीक, तो ऐसा बनाया है ये एक्चुअल में आंसर तो यहाँ स्टार्ट हुआ, हर यहाँ तक देखो फुट स्टेप तक, तो ये क्वेश्चन ये हर बॉडी स्टीफन विद फियर। तो आप जरूरी नहीं आपने ये लिख लेना सारा, आप यहां से लिख सकते इसका आंसर सिंपली हर बॉडी स्टीफन विद फियर, ठीक है। स्टीफन का मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब एकदम से बॉडी जो है वो रुक जाना, जड़ हो जाना मतलब, ठीक है, कुछ ना बोले पर्सन, तो ऐसी स्थिति को बोलते स्टीफन, डर के मारे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु एक्सप्लेन टू केजिया दैट फादर्स मे नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस लव ओपनली। इसका मतलब क्या हुआ, किसने बोला उसको कि जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं, वो मतलब जरूरी नहीं कि वो अपना जो लव है, जो आपसे प्यार करते हैं बच्चों से, वो एक्सप्रेस भी उसको कर पाए, ठीक है। जो मदर जो होती है, मतलब जो आपकी माँ होती है, वो तो एक्सप्रेस कर देती है अपना प्यार, आपको लगता है कि आपकी मदर ही आपसे प्यार करती है। फादर जो है वो मतलब कठोर होकर बात करते डांटते भी है, तो आपको लगता है कि वो प्यार नहीं करते, तो ये तो गलत बात है। जो फादर जो है वो आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट वो शो नहीं कर पाते, ठीक है, वो शो करना उनको नहीं आता है, इस वजह से लगता है कि वो प्यार नहीं करते। तो उसको भी ऐसे लग रहा था, तो उसको ये बात किसने बताई कि जो उसके पापा है वो प्यार शो नहीं कर पा रहे, प्यार तो करते पर शो नहीं कर पा रहे, तो इसका हो जाएगा हर ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी, ठीक है, उसकी दादी ने बताई थी। तो इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हर ग्रैंड मदर एक्सप्लेन दैट फादर्स आर नॉट ऑलवेज हार्श, हार्श मतलब कठोर, ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर ने बताई थी, तो इसका ग्रैंड मदर हो जहाँ था दादी, मतलब ये MCQ है यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्थ है, व्हाट इंसिडेंट ब्रॉट केजिया एंड हर फादर क्लोजर। क्या घटना हुई कि जिससे केजिया और उसके जो फादर है वो नजदीक आए, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ पर, इसका मैंने आंसर लिखा है, द इंसिडेंट दैट ब्रॉट केजिया एंड हर फादर, ये तो क्वेश्चन यहाँ तक क्लोजर तक, वॉज व्हेन हर मदर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड शी हैड टू स्टे अलोन विद हर फादर। तो इसका क्या मतलब, देखो साफ लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है इसका, देखो यहाँ पे लिखा है, दैट नाइट केजियाज मदर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड केजिया वॉज लेफ्ट अलोन विद हर फादर। तो वो अपने फादर के साथ अकेली रह गई थी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम शी सॉ डिफरेंट साइड ऑफ
हिम टायर्ड लोनली एंड वल्नरेबल। ठीक है, तो इसका देखो, जब इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, द इंसिडेंट दैट ब्रॉट केजी एंड हर फादर क्लोजर वाज व्हेन हर मदर वाज टेकन टू हॉस्पिटल एंड शी हैड टू स्टे अलोन विद हर फादर। जब वो अपने फादर के साथ अकेली रही तब उसको असलियत पता चली। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहां तक लिख सकते थे, दैट नाइट से फादर तक। ठीक है, अगर आपने लिखना है यहां से लिखना है अगर, तो फोर्थ का ये हो जाएगा, दैट नाइट से फादर तक। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं आगे, तो यहां तक आपने अलोन विद फादर से, क्योंकि पूछा है इन्होंने, आगे नहीं बोला इन्होंने एक्सप्लेन करने को। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हाट डिड केजिया रियलाइज अबाउट हर फादर। उसने क्या रियलाइज किया, तो इसने देखो, शी रियलाइज्ड दैट बीनीथ द स्टर्नेस हर फादर ऑल्सो कैरिड वरीज एंड लव दैट ही स्ट्रगल टू शो। इसका क्या मतलब हुआ, तो उसने पहले से क्या सोचती थी वो कि बहुत हार्श है, ऐसा सोचती वो बहुत कठोर है, बट उसको रियलाइज हुआ कि जो उसके जो फादर है वो भी लव मतलब प्यार करते हैं, बट स्ट्रगल टू शो मतलब उनको शो करना नहीं आता, शो करने में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, वो कैसे उसको शो किया जाए, वो बाहर से दिखते हैं वो ऐसे कठोर। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल आपने यहां से लिख लेना है, फिफ्थ का यहां तक, स्ट्रगल टू शो। ठीक है, तो इसके आंसर भी हो गए। अब अगर आपने ये नहीं करना है तो आप ये वाला भी कर सकते हो। तो ये जो पैसेज है, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। तो ये जो पैसेज है ये अब्दुल कलाम वाला है, तो इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये थोड़ा इजी है पहले वाले से, तो ये है तो दोनों इजी। देखो यहाँ तक है ये पैसेज है, तो इसमें है, फर्स्ट है, व्हाट क्वालिटीज डिड कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर। इनहेरिट का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे को क्वालिटीज मिलती है, क्वालिटीज ट्रांसफर होती, गुण आपको देखो, आपके फादर और मदर के गुण आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं, शक्ल भी मिलती है। ठीक है, और कुछ आदतें भी, तो इनको क्या बोला जाता है, इनहेरिट। तो इसमें तो यही पूछा है, व्हाट क्वालिटीज डिड कलाम इनहेरिट फ्रॉम, उसके जो अब्दुल कलाम थे उनको अपने फादर से क्या क्वालिटी मिली, क्या क्वालिटी मिली, क्या क्वालिटी इनहेरिट की उन्होंने अपने फादर से। तो इसका साफ आंसर लिखा है, इसका आंसर लिखा है, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये आई अब्दुल कलाम बोल रहे इसमें, तो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन आपने लिखा है इसका। ठीक है, आप फादर तक लिख सकते हो, फ्रॉम माई फादर। ठीक है, ठीक है, तो ये आप आई की जगह पे आप अब्दुल कलाम यूज कर सकते हो, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हर फादर। आप सिंपल भी लिख सकते हो, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यूज डिड कलाम्स मदर पास ऑन टू हर चिल्ड्रन। जो अब मदर की बात हो रही है, पहले फादर की बात की थी कि क्या वैल्यूज, क्या शिक्षा ट्रांसफर हुई, बट अब किसकी बात हो रही है, मदर की। तो मदर से क्या मिला, तो इसका साफ लिखा है, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। ठीक है, फेथ मतलब आस्था, इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी साफ लिखा है यहाँ पे, मदर की बात की, फ्रॉम माई मदर। आप यहां से भी इसका आंसर लिख सकते हो, काइंडनेस तक। ठीक है, या सिंपल आप गुडनेस एंड डीप काइंडनेस लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड कलाम हैव। तो वो कितने भाई बहन थे, सिबलिंग का मतलब भाई बहन, तो सीधा साफ लिखा है यहाँ पे, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर,
3 हो जाएगा, सिंपल 3 आप लिख सकते हो, या यहाँ से लिख सकते हो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो या सीधा 3 भी आप लिख सकते हो, THRW, इतना ही बस। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। तो मैंने बताया था आपको, जो पेरेंट्स से हमारे को क्वालिटीज मिलती है, क्वालिटीज या जो भी आदतें वगैरह, तो गुण, तो ये जो इसको क्या बोलता है, इनहेरिटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, MCQ था ये। व्हाट वाज रिमार्केबल अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन कलाम एंड हिज फ्रेंड, मतलब क्या खासियत थी जो कलाम और उन अब्दुल कलाम जो थे, आपको पता है वो मुस्लिम थे, और उनके जो दोस्त थे उनके बीच क्या क्या उनकी उनकी फ्रेंडशिप की क्या खासियत थी। तो जो देखो, उनके जो दोस्त थे वो थे हिंदू और थे भी ब्राह्मण फैमिली से, पंडित फैमिली से, तो फिर भी वो बहुत अच्छे दोस्त थे। और अब्दुल कलाम जो थे वो थे मुस्लिम। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ से, ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ऑर्थोडॉक्स हिंदू। देखो, ऑर्थोडॉक्स का मतलब हो गया, मतलब रूढ़िवादी हिंदू, मतलब जो कट्टर हिंदू है, उस तरह से। ठीक है, तो अब ऐसे, और ब्राह्मण फैमिलीज एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो देखो, ऐसा होने के बावजूद भी, देखो वो कट्टर हिंदू थे और ये मुस्लिम फैमिलीज थे, तब भी इनके बीच इतनी अच्छे से बनती थी। तो यही तो खास बात थी इनकी फ्रेंडशिप में। तो आप इसका, अगर आपको नहीं आता है बनाना, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ऑल से लेकर। ठीक है, ऑल से लेकर लिखा और यहाँ तक अपब्रिंगिंग तक लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसे आप थोड़ा बना सकते हो इस तरह से, द रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज डिस्पाइट देयर रिलीजियस डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट यूज करना, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट देमसेल्फ। कोई भी वो डिफरेंशिएट नहीं करते थे एक दूसरे के बीच कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ठीक है, उनकी बहुत ही पक्की दोस्ती थी। तो अगर यहाँ से आपने नहीं लिखना है, यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, अपब्रिंगिंग तक। ठीक है, तो ये इसके आंसर भी खत्म हो रहे, या आप ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन भी खत्म होते। नेक्स्ट स्टैंजा 7 है, इसमें बोला गया है, देखो, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। तो ये 2 स्टैंजा है, इनमें से एक करना है आपको, ये 4 नंबर का रहता है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, ये विंड के बारे में बोला गया कि वो जो आप उसको बोल रहे हो वो नहीं करेगी विंड। ठीक है, जो उसको करना है वो ही करेगी। ठीक है, वह इसको विंड को डिफिकल्टी से जब कंपेयर किया गया है कि जैसे डिफिकल्टी होती है तो आप उन डिफिकल्टीज को रोक नहीं सकते, आप उनका मुकाबला जरूर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप विंड का मुकाबला कर सकते हो, विंड को आप नहीं रोक सकते। तो विंड वाली ये पोइम है। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन से देखते हैं इसके, हु डज ही इन दीज लाइन्स रेफर टू। तो ही जो बोला गया तो वो विंड के लिए बोला गया। ठीक है, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ होम्स डज द पोइट वांट अस टू बिल्ड। तो पोइट क्या बोल रहा है कि हम विंड से लड़ नहीं सकते, हम मुश्किलों से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। यानी विंड से भी हम नहीं लड़ सकते, हम अपने घर मजबूत बना सकते हैं ताकि हम विंड से मुकाबला कर पाए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हाउस से आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट क्वालिटी ऑफ द विंड इज सजेस्टेड बाय द लाइन ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। क्या सजेस्ट कर रही है ये लाइन, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। इसका मतलब कि जो विंड है वो काम नहीं करेगी जो आप बोलोगे उसको, कि आपने आदेश दे दिया उसको कि रुक जा, ये कर वो कर, या डिफिकल्टी का वैसा ही है। ठीक है, आप उसको रोक कर सकते हैं, आपका कहना वो नहीं मानेगी। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो, इसका आंसर, द विंड इज पावरफुल, रिबिलियस एंड डिस्ट्रक्टिव, इट डज नॉट ओबे ह्यूमन कमांड्स एंड एक्ट्स ऑन इट्स ओन विल। वो अपना ही, देखो, एक्ट्स ऑन इट्स ओन विल, वो अपना ही करेगी। ठीक है, मच लाइक लाइफ्स डिफिकल्टी की तरह वो अपना ही काम, मतलब अपना काम करेगी, वो आपका नहीं सुनेगी, ना ही वो आपकी कमांड मानेगी कोई। द विंड इज पावरफुल, जो विंड है वो बहुत ताकतवर है। रिबिलियस, ठीक है, रिबिलियस का मतलब हो गया विद्रोही, मतलब वो आपका कहना नहीं मानेगी। और डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका आंसर
लिख सकते हो कि जो विंड है, ये मतलब इस लाइन का कि वो आपका कहना नहीं मानेगी, ठीक है, वो अपना ही करेगी। अब फोर्थ है व्हाट एटीट्यूड डज द पोइट वांट अस टू डेवलप टुवर्ड डिफिकल्टीज इन लाइफ। पोइट कौन सा एटीट्यूड डेवलप करना चाहता है डिफिकल्टीज के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब हम डिफिकल्टीज के अगेंस्ट कैसे लड़े, तो कैसा एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, यानी विंड के अगेंस्ट बोल लो आप या डिफिकल्टी, तो विंड और डिफिकल्टी एक ही चीज है इस पोइम में, ठीक है। एक्चुअली में डिफिकल्टी को बताना चाहता है पोइट, बट वो विंड का नाम ले रहा है इसमें, ठीक है। द पोइट वांट अस टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ रेजिलियंस, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टूवर्ड डिफिकल्टीज इन लाइफ। तो हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, रेजिलियंस और रेजिस्टेंस मतलब हमारे अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, मतलब डिफिकल्टी को फेस करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होना चाहिए हम, डिटर्मिनेशन दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर, टूवर्ड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ मतलब जो चुनौतियां लाइफ में उनके साथ हमारे को लड़ना पड़ेगा, तो ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये स्टैंजा भी आपका खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टैंजा भी देख लेते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो ये जो आपका स्टैंजा है ऑन किलिंग अ ट्री, एक पोइम है आपकी, उससे लिया गया, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट हैपेंस व्हेन अ ट्री इज हैक्ड और चॉप्ड। क्या होता है जब आप ट्री को अचानक से वार करते हो, मतलब बुरे तरीके से वार करते हो और छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हो। हैक्ड का मतलब वार करना या काटना, चॉप्ड का मतलब होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देखो ऑप्शन दिया आपको, इट्स बार्क ब्लीड्स, इट्स लीव्स वीप, इट्स ब्रांचेस क्राई, इट्स रूट ट्रेम्बल विद फियर। तो इसका क्या हो जाएगा, इट्स बार्क ब्लीड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू ब्लीडिंग बार्क। जो ब्लीडिंग बार्क है, ब्लीडिंग बार्क मतलब जैसे बार्क होती है ट्री की, तो ब्लीडिंग बार्क का मतलब है ब्लीडिंग होता है खून निकलना, ठीक है। द ब्लीडिंग बार्क मतलब जो ये घाव है इसका, वो देखो व्हाट विल हैपन टू द ब्लीडिंग बार्क, जो ब्लीडिंग बार्क है उनको क्या होगा, देखो इसका क्या आंसर लिखा हो, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जो ब्लीडिंग बार्क मतलब जो छाल है पत्ते की, ठीक है, जिनसे खून निकला है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो हील हो जाएगी मतलब घाव भर जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, देखो यहां से द ब्लीडिंग बार्क विल हील, सेकंड का आंसर, ठीक है, ये इसी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। तो राइज मतलब ग्राउंड से क्या राइज होगा, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बाउज विल राइज फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड, ठीक है, राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जितना मर्जी काटो पेड़ को, फिर भी कुछ टाइम बाद उसकी ट्विग्स मतलब छोटी छोटी टहनियां और बाउज मतलब BOUGS, बाउज मतलब शाखाएं फिर से राइज हो जाएगी, फिर से निकल जाएगी, ठीक है। आप जितना मर्जी काट लो पेड़ को, तो ये इसका मतलब था, ठीक है। तो आप यहाँ 20 बार में लिखा है एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बाउज। तो आप इसका आंसर सिंपल यहां से लिख सकते हो, थर्ड का यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट हैपेंस इफ द ट्विग्स एंड बाउज आर नॉट चेक्ड। अगर ट्विग्स और बाउज को मतलब टहनियों को और शाखाओं को चेक ना किया जाए, ठीक है, आपने पेड़ काट दिया छोड़ दिया, आप उसको चेक नहीं कर रहे हो, तो वो फिर से दोबारा से उग जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे एक्सपेंड टू द फॉर्मर साइज ऑफ द ट्री। ये पुराने साइज में ही जैसे पहले था ना ट्री, वैसे ही बन जाएगा कुछ टाइम बाद, अगर आप इनको चेक नहीं कर रहे हो छोटी छोटी टहनियों से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका पेपर सॉल्व होता है। अब ये सेक्शन सी है, तो इसमें एप्लीकेशन वगैरह है, आप इनको खुद देख लीजिए, और ऐसे भी है, ठीक है। 3 है, 3 में से एक करना था आपको, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है। तो और ये आपके यहाँ से क्वेश्चन भी स्टार्ट होते हैं, तो इनको आप खुद देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। और
आप अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आप कहाँ से देख रहे हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बात कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू।